नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग, आपके रिवीजन अच्छा चल रहा होगा। देखिए, टॉप जीके जीएस का आज हमारा 11वां लेक्चर रहने वाला है, ठीक है, जहाँ पे हम इंपोर्टेंट 50 एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है, जो कि काफी आपके लिए महत्वपूर्ण आगामी आपके वीडियो पटवारी एग्जाम या उत्तराखंड या एसएससी आप कोई भी एग्जाम में जहाँ जीएस पूछी जाती है। तो देखिए, आज के बाद आपका जो वीडियो पटवारी का एग्जाम है उसके दिन भी आपके आप कितने बज गए हैं, 60 दिन बज गए हैं, ठीक है। तो आज है आपका 21 जुलाई। तो अच्छी चीजों को रिवाइज कीजिए और अच्छे से अपना सिलेक्शन यहाँ पे लीजिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके इन वीडियोस को वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? 1973, 1974, 1980 या फिर 1992? देखिए, जो द वाटर है ना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये एक्ट था आपका 1972 का। और जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा था, कब का था, वो भी आप लोग कमेंट में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए, होमवर्क देने का मतलब होता है कि आप लोग क्या करेंगे, जो इतने एक्ट होंगे ना इंपॉर्टेंट, जाके अपनी जो आपके पास बुक होगी तो सभी को देखेंगे ना एक बार, तो सभी रिवाइज हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अगर मैं सब कुछ यही बता दूंगा तो आप लोग की जो और है कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो वो आप देखते नहीं है। सेकंड है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? आइस कोर से, वृक्ष वलय वृद्धि से, इवेस्पोराइट निक्षेप से, या फिर जीवाश्मिक पराग के द्वारा? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका आइस कोर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? मीथेन, ऑर्गन, CO2 या फिर जलवाष्प? क्या रहा है, वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। देखिए, ऑर्गन जो है ना, ये आपका वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी जलवाष्प है, मीथेन और CO2 ये होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चौथा है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जाती। देखिए, हम किसी भी प्रजाति को ना, आपने देखा सुना होगा, IUCN की रेड डेटा लिस्ट आती है, ठीक है। तो IUCN क्या है, एक संस्था है, ये यहाँ पे जो हमारे संकटग्रस्त जितने भी हमारी चीजें होती है, ठीक है, प्रकृति के अंदर, उनको यहाँ पे अलग अलग उसमें डिवाइड करता है, ठीक है, 4-5 संकेतक में रखता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कोई भी चीज, कोई वस्तु या विलुप्त प्रजाति है कोई भी है, ठीक है, जो अपने प्राकृतिक आवास, जिसका प्राकृतिक आवास होता है वहां पे नहीं देखी जाती है कितने सालों तक, जिसको हम विलुप्त मानेंगे कह रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो इसमें विलुप्त किसको मानेंगे, जब वो अपने आवास में 15 वर्ष से नहीं दिखी है, 20 वर्ष से नहीं दिखी है, 30 वर्ष से नहीं दिखी, या फिर 50 वर्ष से नहीं दिखी है। तो देखिए, अगर कोई भी प्रजाति अपने एरिया पे, अपने जो प्राकृतिक आवास उसका होता है वहां पे 50 वर्षों से नहीं दिखी है ना, तो इसको हम विलुप्त मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पांचवा है, भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है? विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, जानवरों को ऑक्सीटोसिन की दवा देना, या फिर जानवरों को डिक्लोफेनिक दवा देना? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस में जो गिद्धों की कमी हो चुकी है, ठीक है, भारत में। तो कहा जाता है ना कि गिद्ध किसको खाते हैं, जो हमारे गाय बछड़े मर जाते हैं ना, तो उनको खाते हैं। तो जानवरों को दवाई दी जाती है जो होती है आपको डिप्लोफेनिक, ठीक है। तो ये दवाई के कारण ही माना जाता है कि गिद्धों की यहाँ पे डेथ हो रही है करके, ठीक है, तो इसलिए इसको बैन कर दिया यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए, आज के में जो क्वेश्चन थे ना, ज्यादा मैंने एनवायरमेंट के और ज्योग्राफी के ऐसे रख रखे हैं, ठीक है। तो हर टाइप के 50 क्वेश्चन में कराऊंगा, आप इन सेट को प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना एक बार। छठा है, सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 दी हुई है, ठीक है। पहला है यहाँ पे तांबा और निकल, ठीक है। तो इसका किस संबंध रहेगा, ऑन्टेरियो के द्वारा, ठीक है, ऑन्टेरियो मिलता है, ये हो जाएगा आपका 2। क्रोमाइट और प्लेटिनियम, तो ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में ज्यादा मिलता है, ये आपका 1 हो जाएगा। फास्फोरेट, ये आपका अल्जीरिया में, ये आपका 4th हो जाएगा। और चूना पत्थर कॉकेसस आपका 3rd हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है 2143। तो 2143, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 7वां है, ज्वालामुखी उदार जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, नहीं होते हैं बाल्टिक सागर में, नहीं होते हैं काला सागर में, कैरिबियन सागर में, या फिर कैप्सियन सागर में? तो कहां पे नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए, रिंग ऑफ फायर तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर के बारे में तो डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। डायरेक्टली देंगे वॉल्केनिक जो इरप्शन नहीं, कहां पे नहीं होते हैं, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपका बाल्टिक सागर, ठीक है, जो बाल्टिक सी है वहां पे चीजें नहीं होती। बाकी कैरिबियन सी में आपको देखने को मिलेंगे, काला सागर में मिलेंगे, ब्लैक सी में भी और कैप्सियन सी में भी, ठीक है। 8वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट, मतलब पहला आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। सेकंड देखेंगे हम लोग, मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्मजीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं। देखिए, क्या कह रहा है, पहला था जब मिट्टी सूख जाती है ना तो पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, बिल्कुल राइट है आपका ये, ठीक है। अगला कह रहा है कि मिट्टी के तापमान में वृद्धि, अब मिट्टी का तापमान अगर बढ़ेगा
के साथ सूखी मिट्टी में सूक्ष्मजीवियों अधिक उत्पादक हो जाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है, तो दोनों हमारे स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, मैं सेम पैटर्न पे यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। ठीक है, 9वां है, ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए पहला कह रहा है यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, असत्य पूछा गया हमको। अगला है, इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यह श्वसन कोशिका द्रव्य तथा माइक्रोकॉन्ड्रिया दोनों में सम्मिलित होकर संपन्न होता है। बिल्कुल सही है, इनमें से सभी नहीं। तो एक ही असत्य हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9th का बी हो जाएगा। 10वां है, मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था। भील ने, मुंडा ने, कोल ने या फिर खोंड ने। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खोंड जनजाति के द्वारा। ठीक है, 11वां है, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गायन थी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा थी किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी, कह रहा है। उड़ीसी से थी, कथक, मोहिनीअट्टम या फिर भरतनाट्यम। तो इनका संबंध था आपका मोहिनीअट्टम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आप लोग कमेंट करेंगे मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है। ठीक है, और कथक, भरतनाट्यम, उड़ीसा, सभी राज्य यहाँ पे लिखेंगे। चलिए, उड़ीसा तो पता ही होगा, उड़ीसा में होगा भाई। कथक, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम के यहाँ पे स्टेट आप लोग लिखेंगे। ठीक है, 12वां है, भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी। 2015, 17, 18 या फिर 2019। ठीक है, भारतमाला परियोजना क्या थी, तो भारतमाला में मतलब हम लोग यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी को आसान कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी पहले फेज की 2017 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां है, निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कह रहा है। ठीक है, महाराष्ट्र में, उसके बाद देखिए पहला आपका सबसे ज्यादा कहां पे है, आपकी महाराष्ट्र में है, पहला तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका बिहार देखने को मिलेगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। लेखक दिए हुए हैं, साथ में उनकी पुस्तक दी हुई है। पहले है यहाँ पे रसखान। ठीक है, रसखान का प्रेम वाटिका सबको पता ही है। फिरदौसी की शाहनामा है, ये भी बिल्कुल सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की हगरी स्टोन से, ये भी सही है। अमृता प्रीतम की आंसू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो गलत ही पूछा गया था। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी। 15वां है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल हॉकी नहीं है, कह रहा है। रूस, ब्राजील, फ्रांस या फिर मलेशिया। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। ठीक है, बाकी रूस, फ्रांस और ब्राजील का क्या है, फुटबॉल है। इंडिया का क्या है, इंडिया का आपका हॉकी है। बट आपको बहुत लोगों को पता होगा क्रिकेट मानते होंगे। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट ज्यादा देखे जाता है, देखने से नहीं होता है। ठीक है, चलिए आप कमेंट में बताएंगे उत्तराखंड का राज्य का खेल कौन सा है। ठीक है, चलिए अगला है 16वां, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है। जगजीत सिंह, शैलेंद्र मोहन, सेन वॉटसन या फिर पी साईनाथ। तो ये कौन है, तो ये है आपके सेन वॉटसन, इंपॉर्टेंट है। और सेन वॉटसन कौन है, सेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के क्या है, क्रिकेटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया जो है ना आपका, रुपया, ठीक है, इसको किस वर्ष अपनाया गया था। ठीक है, ये जो रुपया डिजाइन किया था ना, ये आईआईटी बॉम्बे के उनके द्वारा यहाँ पे डिजाइन किया गया था। ठीक है, मुंबई। 2008 में इसको अपनाया गया, 2011 में, 2010 में या फिर 2012 में। इसको अपनाया गया था 2010 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18वां है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1972, 1980, 1982, 1985। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने परीक्षा वाली अच्छे से पढ़ी है ना, तो वहां पे गंगा इलेक्शन प्लान का जो दिया हुआ है ना, वहां पे ये डेट दी हुई है। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन और है आपके लिए, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, वो भी आप लोग डेट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आज क्वेश्चन बहुत हो गए हैं, बट ये आप लोग के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जब इनको पढ़ेंगे तो ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। ठीक है, 19वां है, अवशोषी क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। अवशोषी की क्षमता क्या है, ये है आपका पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन राइट। 20वां है, रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है। बुंदेलखंड में, ग्वालियर में, कच्छ में या फिर मराठवाड़ा में। देखिए मराठवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में। कच्छ कहाँ है, गुजरात में। बुंदेलखंड आपका जो यूपी और एमपी का बॉर्डर है, और ग्वालियर तो आपका एमपी में ही है। ठीक है, तो ऐसे ही पता होने चाहिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी चीजें करवाते रहता हूँ बीच में, मैप वाली चीजें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो रोगन पेंटिंग है ना, इसका संबंध है आपका कच्छ से। ये काफी न्यूज में थी, इसलिए क्वेश्चन बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 21वां है यहाँ पे, सार्क की
स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब देखिए सार्क अभी न्यूज में भी है, मैंने इससे पहले करंट अफेयर डिटेल वीडियो कराई है, उसको देखना, वहां पे सार्क की मैंने सब चीजें बताई हुई है सार्क के रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो सार्क का संबंध किससे है? आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाना, ठीक है, वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना, सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना। हाँ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सार्क की फुल फॉर्म भी लिखनी है आप लोगों को, क्वेश्चन ज्यादा हो रहे हैं बट लिख लेना, ठीक है। लिखोगे अपने लिखोगे, ठीक है, मेरे लिए नहीं लिखोगे, पहले कह दूं मैं। 22वां है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। तो ये किया गया था आपका 1957 में। 23वां है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर पटना में? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कह रहा है, ठीक है। तो ये है आपका हैदराबाद में, क्लियर है। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है, इसको भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां है, कैंडी पुंटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? गोल्फ से, कुश्ती से, वॉलीबॉल से या फिर A+C दोनों से, ठीक है। तो इसका संबंध किससे है आपका? ये आपका गोल्फ से है। 25वां है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उनकी समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? पहली स्टेटमेंट दी हुई यहां पे, लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। दूसरा है, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा, लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। तो कह रहा है किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उनकी समाप्ति की जा सकती है, तो किसके अकॉर्डिंग की जाती है? ये कही जाती है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 26वां है यहाँ पे, निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 27वां है, संसदीय प्रणाली में लैम डक सत्र से तात्पर्य क्या है? शीतकालीन सत्र, नई लोकसभा के प्रथम बजट सत्र से, नई लोकसभा के प्रथम सत्र से या फिर नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए संसदीय प्रणाली में लैम डक क्या है? तो नई लोकसभा के गठन से पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से इसको बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, देखिए आज से मॉनसून सेशन भी स्टार्ट हुआ है, तो इसके बारे में अपडेट है ना, एग्जाम सितंबर में है, तो अभी के करंट अफेयर बनेंगे। तो यहाँ पे जो भी बिल वगैरह पास होंगे, मैं तो कराऊंगा जो करंट अफेयर कराऊंगा वहां पे, बट आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ना अपडेट है ना न्यूज़पेपर पढ़ना नेक्स्ट डे, क्योंकि कौन से बिल पास हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 28वां है, बिहार पंचायती राज अधिनियम। देखिए बिहार से क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, इसको नहीं भी करेंगे चलेंगे, बट हम देख लेते हैं यहाँ पे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये होता है 3 माह का। 29वां है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आर्टिकल एक बार देख लेना सभी। तो देखिए जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान कह रहा है कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 243 के ZD में, इसको ऐसे याद रखो, जिला जेड हो गया, जिला योजना, योजना मतलब प्लानिंग कह सकते हैं या फिर डेवलपमेंट कह सकते हैं, ऐसे याद रखना, मतलब याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पी सीतारामैया, जीवी मालविंकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पी सीतारामैया। 31वां है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? देखिए यहाँ पे रोकूंगा 1 मिनट में, मैंने आज आपके लिए लास्ट 6 डेज की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो बनाई है, हर टॉपिक को मैंने बताया है कहां कहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको एक बार देखे ना, आधे घंटे की वीडियो है, उसमें हिंदी से लेके जीएस, रीजनिंग, उत्तराखंड जीएस, संस्कृति लेके पूरे जहां से क्वेश्चन बन रहे, मैंने एनालिसिस किया था पूरा पेपरों का, ठीक है। तो उस वीडियो को देखना। आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जैसे दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें से 4 घंटे जो मैंने टॉपिक बताए उन पे दो, एक बार देके देखो, 15 दिन बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ वो टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो गए। बाकी आप 6 घंटे अपना जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, ठीक है। तो इसे करें। और देखिए साथ में आप लोग, मैं देखता हूँ मेरे चैनल पे सबको दिखता है, तो जैसे कि आप लोग सब्सक्राइबर जो मेरे हैं वो बिना अनसब्सक्राइब, मतलब ये कह सकता हूँ कि जो सब्सक्राइब नहीं है मेरे, वो वीडियो देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी क्या करिए, आप लोगों के लिए फ्री का कंटेंट दिया जाता है, ठीक है। यही आप कहीं यूट्यूब पे तो मिलेगा नहीं ऐसा, बट आप देखते होंगे पेड में भी इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं होते, वो भी आपके लिए क्या होते हैं, पेड होते हैं, पर मैंने आपके लिए यहाँ पे फ्री करी हुई है, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं यहाँ पे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति,
विशेषाधिकार समिति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति और विस्तार समिति, इसमें कितने मेंबर होते हैं? राज्यसभा कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा कितने मेंबर होते हैं? आप लोगों के लिए ये भी होमवर्क है यहाँ पे, ठीक है। कमेंट में लिखना है, या कमेंट में नहीं भी लिखना है तो एक बार जाके देख लेना, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति, ठीक है। 32वां है, राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? भारतीय मॉडल, यूरोपियन मॉडल, अमेरिकन मॉडल, अफ्रीकन मॉडल या फिर कैरिबियाई मॉडल? तो ये कौन सा मॉडल है? तो ये है आपका यूरोपियन मॉडल और अमेरिकन मॉडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 33वां है, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वेष शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया है। भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन, प्रशासन, स्वच्छता या फिर न्याय प्रशासन। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहाँ पे, हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से ना द्वैध शासन के प्रांतीय सूची में कौन कौन से यहाँ पे रखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है आपका भू राजस्व रखा गया है, फिर रखा गया है प्रशासन रखा हुआ है, और लास्ट में न्याय प्रशासन। स्थानीय स्वशासन और स्वच्छता यहाँ पे नहीं थे। तो 1 3 5 1 3 5, हाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 34 है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। संवैधानिक विशेषताएं दी हुई हैं और साथ में उनके स्रोत दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है कानून का शासन, तो ये हमने कहां से लिया है? ये लिया है हमने ब्रिटिश संविधान से, तो फर्स्ट का हमारा फोर्थ हो जाएगा। निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे नीति सिद्धांत, ठीक है, डीपीएसपी की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये लिए हमने आयरिश संविधान से, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। समवर्ती सूची जो है वो ली हुई है हमने ऑस्ट्रेलियन संविधान से, ये आपका 2 हो जाएगा। और आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ठीक है, जो हमारे इमरजेंसी लगती है तो मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं हमारे, ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो है आर्टिकल 20 सस्पेंड नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जर्मन संविधान से लिया हुआ है 1 हो जाएगा। तो 4321, ठीक है, तो 4321 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35वां है, भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, विध्वंसशैल समूह की चट्टानें, धारवाड़ शैल की समूह की चट्टान, या फिर गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें, या इनमें से सभी? तो इसमें से इंपॉर्टेंट है, यह है विध्वंसशैल समूह की चट्टानें, ऑप्शन नंबर ए। 36वां है, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर वरुण? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल हो जाएगा, ठीक है। 37वां है, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? फ्लोरिडा जलधारा, फॉकलैंड जलधारा, लेब्राडोर जलधारा या फिर कनारी जलधारा? यहां से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में, ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना और टॉपिक को भी कर लेना। तो देखिए अंटार्कटिक महासागर गर्म धारा की बात करेंगे तो हो जाएगी फ्लोरिडा की जलधारा हो जाएगी। इसका मैं अलग से टॉपिक करवा दूंगा, याद भी करवा दूंगा शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, ठीक है। और 30वां है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत नहीं आता, कह रहा है, ठीक है। लाओस, म्यांमार, थाईलैंड या फिर वियतनाम? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये हो जाता है वियतनाम। तो वियतनाम जो है ना वो नहीं आता। अगर आप वर्ल्ड मैप देख रहे होंगे तो यहाँ पे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड है, ये क्या करते हैं एकदम स्वर्णिम चतुर इस टाइप से बनाते हैं, ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं, बट वियतनाम इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, पहला तो ये दिया हुआ है, गलत पूछा गया, ठीक है, पहला सही है हमारा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकोल है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दिया हुआ है, भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु तथा पश्चिम बिंदु गहीरमाथा है। देखिए अब यहाँ पे ना अब कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए किबिथु है बिल्कुल सही है, ये आपका कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, बट पश्चिम बिंदु ना गहीरमाथा नहीं है, ठीक है, गोहर मोती है, ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, ठीक है। तो ये गहीरमाथा यहाँ पे नहीं हो जाएगा। इसमें से सभी कथन सत्य नहीं, सभी सही नहीं है, क्योंकि 2 सही थे, एक तीसरा गलत था, तो गलत पूछा गया था, तो सभी यहाँ पे कथन सत्य, ठीक है, सभी कथन सत्य है नहीं है, एक कथन असत्य है, ठीक है। 40वां है, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ये कौन सी? ये होती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर बी। 41वां है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? सहकारी खेती, सामूहिक खेती, मिश्रित खेती या फिर ट्रक फार्मिंग? तो इसको कहा जाता है आपका ट्रक फार्मिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी चट्टान में नतवलन डाउनफॉल्ट को क्या कहा जाता है? अभिनति, शीर्षनति, अपनति या फिर पश्चनति? तो इसको कहा जाता है आपका अभिनति कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 43वां है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्री बल सर्वाधिक होती है? विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या फिर उत्तरी ध्रुव पर? तो ये होता है कहां पे मैक्सिमम, कहां पे होता है? ये होता है विषुवत रेखा पर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 44वां क्वेश्चन है, कोयम्बटूर एवं
कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये दोनों है कहाँ पे? कोचीन कहाँ है आपका? कोची मतलब केरला के अंतर्गत। थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट या फिर सैन घाट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके ट्रिपल एससी ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, इनका ऑर्डर यहाँ तो सिंपली पूछा गया जोड़ता कौन है। अब बहुत बार क्या पूछता है सॉरी, ये पूछता है कि इनको नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ क्या करो, अरेंज करो करके। ठीक है, तो कोयम्बटूर और कोचीन की अगर मैं बात करूंगा, दोनों को दर्रा जोड़ता है जो वो आपका पाल घाट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। सबसे नीचे जो वो पाल घाट है। ठीक है, बीच में आपका भोर घाट है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत, और थाल घाट भी वही पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखना। 45वां है, गौतमी बलसरी का संबंध किस अभिलेख से है? एहोल अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, हाथीगुम्बा अभिलेख या फिर नासिक अभिलेख? तो इनका संबंध है आपका ये है नासिक अभिलेख से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महंग, सीरा, कीजी या फिर सीता? इसको याद करने की आपको ट्रिक बताऊं, सिंपल है, सीरा। क्या आपका सीरा हो जाएगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको आपका सीरा कहते थे। ठीक है, हल को, और हल से जो रेखाएं बनती थी ना उसको सीता कहते थे। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम लग रहे हैं। याद रखो, हल के संबंध का, हल जब हल जलाया था, ठीक है, राजा जनक के द्वारा, तो सीता माता का जन्म हुआ था, कहते नीचे से निकली थी करके। ठीक है, तो इसे याद रखो। तो हल से जो लाइन बनी वो सीता हो गई, और जो हल था वो उसका नाम था सीरा था। ठीक है, हल का सीरा होगा ना, वो खोद रहा होगा, ऐसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। 47वां है, बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, गलत है यहाँ पे। ठीक है, अगला, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धित्व को प्राप्त करना था। बिल्कुल सही है आपका। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना था। ये भी बिल्कुल आपका सही है। नागियाल नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। बिल्कुल सही है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 2, 3, 4 कहां पे दिया हुआ है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। 48वां है, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? वर्नियर, ट्रेवेनियर, सर टॉमस रो या फिर डोमिंग पायस? तो यहाँ पे मुगल साम्राज्य में कौन नहीं आया था कहा जा रहा है। ठीक है, तो ड्रोवियम पायस यहाँ पे नहीं आए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 49वां, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी थी? पेशवा, ठीक है, माधवराव के काल में, नाना फडणवीस, बाजीराव द्वितीय या फिर बालाजी बाजीराव? इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, बालाजी बाजीराव। ठीक है, बाजीराव सॉरी बालाजी बाजीराव द्वितीय के टाइम पे समाप्त कर दी थी क्या? पेशवा प्रथा को अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? दहसाला प्रथा, जमींदारी प्रथा, रेत्यावारी प्रथा या फिर महलवाड़ी प्रथा? इसका राइट ऑप्शन है आपका रेत्यावाड़ी प्रथा। रेत्यावाड़ी व्यवस्था में क्या होता है? इसमें जिसका किसान स्वयं भूमि का मालिक तो होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सी बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, क्योंकि जब आप अभी वीडियो खत्म करके जाएंगे तो एक बार इन टॉपिकों को देख लेना। देखिए प्रैक्टिस आप देते हैं, क्वेश्चन देते हैं ना, मैं बार बार कहता हूँ प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आप क्वेश्चन आया और आप चले गए इतने नंबर आए। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपने जो क्वेश्चन किए, जिसमें से आपको जो जो क्वेश्चन नहीं आए उन क्वेश्चनों को जाके आप जो टॉपिक है, ठीक है, जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आया, अब आप क्या करेंगे? अभी हिस्ट्री में जाके वहां पे रेत्यावारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा, दहसाला प्रथा, सभी प्रथाओं को एक बार रीड कर लेंगे, क्योंकि आगे जो अगले पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको छूटे नहीं। वो बेस्ट होता है। ये नहीं होता है कि आपने 50 में 48 सही किए या 30 सही किए उसके बाद देखा भी नहीं, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन नहीं आया है उसको एक बार जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।